अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम नाज़रीन अपने बात करते हैं कुछ अहम मामलात और मसाइल के हवाले से और मुख्तलिफ मौज़ूआत प्रोग्राम में ज़िक्र बहस आते हैं। समाजी नौइयत के हों, मौशी मामलात हों या सियासी मामलात, तमाम के अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर सुबह के वक्त प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और बहुत सारे मौज़ूआत की मैं हमेशा कहता हूँ जो देखने वाले जो प्रोग्राम को बाकायदगी से देखते हैं वो निशानदही करते हैं और पैगामात के ज़रिए उन मामलात की, इन मौज़ूआत की निशानदही करते हैं और चाहते हैं कि प्रोग्राम में इस हवाले से बात की जाए। तो हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि देखने वालों की राय का हमेशा एहतराम किया जाए और जो अवामी मामलात हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। बहरहाल आज भी कुछ ख़बरें हैं, उस हवाले से गुफ्तगू होगी और समाजी मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पे बात करना ज़रूरी है। और सियासी मामला दूसरी तरफ आपको पता है, यकीनन आपके इल्म में होगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अब ज़राए इब्लाग इतना तेज़ हो चुका है कि अब हर शख्स की रसाई ख़बरों तक है और किसी न किसी ज़रिए से, आए वो सही हो या गलत हो, एक अलग मौजू है लेकिन पहुँच ज़रूर रही है। तो बहरहाल इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी जो अवामी मामलात हैं और समाजी मसाइल, जैसे मैंने अभी निशानदही की है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और सियासी जो मामलात हैं वो कमोबेश तमाम ही प्रोग्राम्स में ज़ेर बहस आते हैं। तो आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मरकज़ी रहनुमा। हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर व बेशतर आप उन्हें देखते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज एक दफ़ा फिर मधु का रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश रज़ाक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान और हमारे प्रोग्राम में हमेशा जब भी तशरीफ़ लाते हैं बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं और आपकी जो साफ गोई है इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत सारे पैगामात उनके लिए भेजते हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे सीनियर मोहतरम जनाब मुबशिर मीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। मीर साहब, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रज़ाक भाई, गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा सियासी नौइयत के मामलात के साथ किया जाए। लोग चाहते हैं कि सुबह का जो आगाज़ है वो ज़रा सियासी गुफ्तगू से किया जाए। अभी लोगों का हमारे मुल्क में तीसरी दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, लेकिन चले पहले ज़रा सियासी मामलात के ऊपर ज़रा गुफ्तगू कर ली जाए। तो जी, अब ये आम इंतखाबात के हवाले से एक सिलसिला जारी है। वो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि चैमगोइयाँ हो रही हैं कि जनाब इसका इनेकाद हो जाना चाहिए। मुख्तलिफ़ हलकों में ये बात हो रही है कि अब शायद जो है वो नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि मुल्क के जो मौशी हालात हैं जिसके बारे में कहा गया था कि इनको ठीक कर लिया जाएगा, उसमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं किस हद तक इस बात से इत्तेफाक करते हैं और ये आम इंतखाबात में जो ताख़ीर की वजह बताई जा रही है ये समझना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे इसका दिफा करेंगे, क्या इसके हक़ में कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर साहब। यासिर साहब, देखें कि जो इलेक्शन है वो अगस्त में होने हैं 2023 में, जो एक आइन में और कानून और पाकिस्तान की जो इस एक रवायत रही है, 5 साल जो पूरे हो रहे हैं वो हमारे अगस्त में हो रहे हैं, 23 में, अगस्त 23 में। तो मैं नहीं समझ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये इलेक्शन का कौन मुतालबा कर रहा है। देखिए जी, मुतालबा इलेक्शन का सिर्फ खान साहब कर रहे हैं, पीटीआई कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि उन्हें इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। और तो कोई जमात, बाकायदा तो 11 जमातें इक़्तिदार में हैं पीडीएम की सूरत में। आपके सामने एक जमात इस्लामी है, वो उनका भी कोई फोकस जो है वो ये जो है वो इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन एक मखसूस तबका जो इक़्तिदार से महरूम हो गया है अपनी नाकाम गवर्नमेंट की वजह से, नाकाम पॉलिसियों की वजह से, बिल्कुल नालायकियों की वजह से, वो इक़्तिदार से आइनी तरीके से पाकिस्तान के जो आइन, पहली बार पाकिस्तान की 75 साला ज़िंदगी में पहली बार पाकिस्तान में अगर कोई अदम एतमाद लाई गई थी वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लाई गई थी, जो मुकम्मल तौर पर आइनी तरीके से कामयाब हुई और उन्हें इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो पाकिस्तानी अवाम का मसला नहीं है। अवाम का मसला महंगाई है, अवाम का मसला साफ पानी है, अवाम का मसला एजुकेशन है, हेल्थ है। अवाम का मसला तो इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन होगा क्या हो जाएगा? देखे ना कि बड़ी उम्मीदें थी, जो मैं खुद भी खासा वक्त मैंने तहरीक इंसाफ में गुजारा है। मैं कहता हूँ
कि हमने उस सारी जमातों को छोड़ छाड़ कर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया था इनके प्रोग्राम पर। ठीक है। और जब खान साहब को इक़्तिदार मिला या दिलाया या लिया गया, आप देखेंगे वो अपने प्रोग्राम से बिल्कुल हट गए। 100% तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसने अब इक़्तिदार में आने के बाद अपना प्रोग्राम उठाकर डस्टबिन में फेंका और शुरू कर दिए जो 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 और रवायती जो ये इल्ज़ाम लगाती थी तहरीक इंसाफ, पाकिस्तानी कौम जो है वो इनकी पॉलिसियों को उस वक्त देख रही थी, कह रही थी खान साहब क्योंकि स्टार थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे और बातें बहुत अच्छी खूबसूरत करते हैं, अमल कुछ नहीं करते। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो वो बहरहाल वो इन्हें इक़्तिदार, पाकिस्तान की कौम जो है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला इलेक्शन नहीं है। पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम के बुनियादी मसाइल का हल है, बच्चों की जॉब्स का मसला है, दीगर जो मैंने अभी दोबारा दोहराना मुनासिब नहीं। तो खान साहब देखें, आपको 350 साल इक़्तिदार मिला और जिस ताकतवर इक़्तिदार जो मिला पीटीआई को, जो सपोर्ट हमारे ताकतमंद इदारों ने की, खुद हमारे साबक आर्मी चीफ अब तो बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि हमने बहुत कोशिश की, इसको बहुत कोशिश की और इसका जो साथ उस वक्त इदारों ने दिया वो इदारे भी पछता रहे हैं कि हमने एक नालायक शख्स को जो खूबसूरत बातें कर कर के झूठ बोल बोल कर इदारों को भी उसने जो है वो बोतल में उतार लिया जिन की तरह, और कि जी मैं तो ये कर दूंगा, तो मैं वो खोदा पहाड़ निकला जो। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि आपका सवाल था पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन, मैं समझता हूँ कि 2023 का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है। और अगर खान साहब को बहुत ज़्यादा ही कोई जल्दी है अपनी पॉपुलेशन देखने की, तो वो थोड़ा सा इंतजार कर लें या फिर आ जाए असम्बली में। आकर आज देखें, आपको भी आईनी तरीके से निकाला गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और हमारी इत्तेहादी जमातों ने मिल करके आपको इक़्तिदार से निकाला है, बिल्कुल निकाला है। सारी दुनिया ने देखा है कि और आप खान साहब, आपके सामने आया आपका गरूर, आपका तकब्बुर, आपकी हड धर्मी, आपकी जिद, आपकी अना, आपका झूठ। अल्लाह पाक ने आपको अब देखें 2000 अगस्त आएगा इंशाल्लाह, मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए 5 साल के बाद। और मैं जो मेरी मालूमात है एक सियासी कारकुन की हैसियत से, मैं आपके चैनल पर कह के जा रहा हूँ कि 2023 में मैं इलेक्शन नहीं देख रहा हूँ, मैं इलेक्शन देख रहा हूँ 2024 में। ये कौमी असम्बली अगर तोसी करना चाहे तो उसका इख्तियार है, एक साल कर सकती है। ठीक है, ऐसा आप समझते हैं, बिल्कुल ठीक है। मीर साहब, अब ये कारकर्दगी का जो जायज़ा है, रज़ाक भाई ने बहुत सारी बातों की निशानदेही की, लोग लेकिन ये सवाल पूछने पे मजबूर हैं कि जिसको बुनियाद बनाकर एक हुकूमत को हटाया गया, उसमें तो ये नाकाम हुए। अभी तक तो नाकामी ही इसको समझी जाएगी, यानी कि वो जो पेट्रोल की कीमत थी, जो गैस की कीमत थी, किल्लत थी और दीगर अजनास की कीमतें थीं, उसमें तो इजाफा रोज़ाना की बुनियाद पे हुआ। अगर ये मवाजने का अगर को रखा जाए, अगर चीज़ को सामने रखा जाए, तो पिछली हुकूमत तो इनसे कामयाब नज़र आ रही है। और फिर दूसरी बात ये कि ये सब जमहूरियत की बात कर रहे हैं, यकीनन वो एक जमहूरी कदम था, लेकिन वो उठाना, जैसे तलाक का अगर ऑप्शन आपके पास है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको इस्तेमाल ही कर लिया जाए, तो यही गैर इसको अगर अभी जमहूरी रवैया कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई? लोग ये पूछना चाहते हैं कि ये मवाजना अगर किया जाए तो वो सूरत हाल तो उससे पहले बेहतर नजर आ रही थी, इसको कैसे आप वो देंगे? जी बाजो साहब की गुफ्तगू में 2-3 बातें हैं, मैं ज़रा तस्हीह करना चाहता हूँ। पहले उन्होंने कहा कि कभी पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद नहीं आई। पाकिस्तान के एक स्पीकर फ़खर इमाम साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, कामयाब हुई थी, उनको हटाया गया था और हामिद नासिर चट्टा स्पीकर बने थे। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, नाकाम हुई थी। फिर उसके बाद ये तीसरी तहरीक अदम एतमाद। दूसरा, बाजवा साहब फरमा रहे थे कि इलेक्शन का मुतालबा जो है वो तो अब नहीं हो सकता, जबकि जिस पार्टी में ये तशरीफ फरमा है, इन्होंने ही पिछले साल इलेक्शन का मुतालबा शुरू किया था और उसी के लिए बिलावल साहब ने मार्च भी किया था
और जब ये इमरान खान साहब ने अपनी असेंबली तोड़ दी अप्रैल में जी, तो उस वक्त जो है बकौल शख्स से दरोग बर गर्दने रावी अपोजिशन को कहा गया कि आप भी तो इलेक्शन ही मांग रहे थे। बिल्कुल, फजलुर रहमान साहब भी यही, उन्होंने भी मार्च किया ना, इलेक्शन मांग रहे थे, इलेक्शन मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप तो इलेक्शन मांग रहे थे, जिनका इन्होंने जिक्र किया उन्होंने ही कहा कि आप तो इलेक्शन मांग रहे थे ना, तो इलेक्शन में तो चले गए हम, असेंबली टूट गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें तो इक़्तिदार चाहिए। तो ये है इसकी एक वो कि अच्छा, बहरहाल बाकी ये है कि परफॉर्मेंस, हाँ जी, परफॉर्मेंस के जो हमारे पास अशारिये हैं उसका इजहार तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी भी खोल दिया। और अपने जो जब उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, मौजूदा जो अलायंस है जी, तो उनको सबसे पहले जो चीज़ कौम को दिखानी थी वो इकोनॉमिक सर्वे होता है जी। आपको याद है मई में हमेशा इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके बाद बजट आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा हमें कि 6% ग्रोथ है, और मौजूदा उस वक्त जो वजीर खजाना बने मिफ्ता इस्माइल, जिनको बाद में हटाया गया कि तुम ठीक काम नहीं कर रहे, तो उनसे यही पूछा गया कि ग्रोथ रेट तो 6% तुम बता रहे हो, तो फिर कैसे कह सकते थे, आप कैसे कह रहे थे कि तरक्की नहीं हो रही। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो माली साल खत्म होने पे जितने फिगर्स आए, हम तो उनको पब्लिश करते हैं, उस पर लिखते हैं, बात करते हैं, उसमें तकरीबन सब में ग्रोथ आ रही थी। अभी बैंकों के प्रॉफिट रिकॉर्ड, कंपनियों के प्रॉफिट रिकॉर्ड, रेमिटेंस रिकॉर्ड, ये सारी चीजें आ रही हैं। फिर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट रिकॉर्ड हो रही थी। तो उन्होंने कहा फिर क्या हो रहा था, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है तो उसके रिजल्ट्स जो हैं मजीद आते जा रहे हैं, और जो 6% मई में थी वो अब कितनी है, बिल्कुल ठीक है, अब तो 2 भी नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, अब तो 2 भी नहीं है। इसका मतलब है कि डिटेरियोरेशन हो गई। मिफ्ता इस्माइल साहब को निकाला गया, 1 महीना वो चुप रहे, उसके बाद वो फट गए। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे खिलाफ जो है ना वो हरकत की गई है इस बंदे को लाने की। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी वो बड़ा जी मैं तो 30 मार खा हूं, मैं आ रहा हूं, और उन्होंने जैसे ही कदम रखा 15 रुपए गिरे, अब कितने चढ़ गए हैं ऊपर। तो लिहाजा ये क्या है, असल चीज क्या है, असल चीज ये है कि वो खा इमरान खान साहब की पार्टी हो, खा दीगर पार्टियां हो जो उनकी मुखालिफ पार्टी हैं, जो रियल जो है ना पल्स जो हमारी, जिससे हम ठीक होंगे, उसकी तरफ वो भी नहीं गए थे, ये भी नहीं चाहते। जी जी। चलो वो एक फ्लो में तीसरे साल में उनके वो रेमिटेंस का इजाफा या दीगर चीजें जमा हो गई, तो उनका ग्रोथ रेट बन गया। लेकिन एक्चुअली क्या चीज है पाकिस्तान के लिए, मैं कहता हूं कि ये जो हमारा इंतजामी स्ट्रक्चर की इसका मैं क्रिटिक हूं, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतने ज्यादा ब्यूरोक्रेट, इतने ज्यादा महकमे, इतने ज्यादा अराकीन पार्लियामेंट, ये पाकिस्तानी की इकोनॉमी पे बोझ है। और मैं इसकी बार बार एग्जांपल देता हूं कि ये जो फाइनेंस बिल पास हुआ असेंबली में, उसमें आपका 95% सिर्फ अखराजात हैं जी, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और वो नहीं है आपकी जो है ना तरक्याती प्रोग्रामों के लिए पैसा बिल्कुल नहीं है, सारे अखराजात हैं, नहीं है, पब्लिक स्पेंडिंग नहीं है। देखें डिफेंस के भी अखराजात हैं, फिर उसके बाद 4000 अरब से ऊपर तो आपके वो इंटरेस्ट है जो आपने पे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचता है, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद आपने उधार लेना शुरू कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि वो उधार नहीं दे रहे, और उन्होंने तो कहा था कि हम इस वजह से उधार देंगे, अब तो ये भी बात आ गई ना, ठीक है। तो क्या है कि मसलन आपने फिर, इसका मतलब आप खुद ही बता रहे हैं कि हमने क्यों हटाया था, बिल्कुल किसके कहने पे हटाया था, कैसे किया था, और अगर इलेक्शन जो है वाकई 5 साल बाद हो तो अच्छी बात है, तो फिर 1 साल वो भी इंतजार कर लेते, तो मुल्क को तो इस तरह की मुश्किलात में ना डालते, नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि वो जो तहरीक चलाएगी, पहले फजलुर रहमान साहब ने 2 मार्च किए, ठीक है, वो जो 2 नंबर गाड़ी थी वो सारी पार हुई इधर, ठीक है, उन्होंने वो एक बड़ा प्रोजेक्ट किया, फिर वो जनाब खामोश हुए, फिर ऑन हुए, फिर वो जो बंदा चला गया यहाँ से आधी रात को, उसने फिर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, और फिर उसकी अपनी ख्वाहिशात थी। अच्छा हुआ कि उसकी ख्वाहिशात जो है वो भी दफन हो गई, और पाकिस्तान में एक नई चीज पैदा हुई इस पूरे माहौल से कि भाई इस तरह की हरकत आइंदा कोई नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्या आ गया जी, अब ये जी उन्होंने फिर बिलावल साहब ने भी मार्च किया जी, महंगाई आ गई है, और महंगाई मार्च है, और फिर जो है वो इलेक्शन का मुतालबा है, और फिर अदम एतमाद जो भी। उसके बाद आप देखें अब उससे तो डबल महंगाई है, डबल क्या ट्रिपल महंगाई हो गई है,
ठीक है। अब अगर कोई लॉन्ग मार्च करे महंगाई का तो उसे तो आप नहीं कह सकते कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। तो लिहाजा जो रियल प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान का, जो मेरा ख्याल है मसला है, वो सीज फायर की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है कि अपोजिशन और जो अपोजिशन इस वक्त इमरान खान है और हुकूमत में जो लोग हैं, इनके दरमियान सीज फायर की जरूरत है फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। आप देखें ये जो है ना पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, अगर IMF आपको कह रहा है कि जाओ नहीं देते, तो इसका मतलब है आप फारिग हो गए ना। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब आप फिर वो मिन्नत कर रहे हैं सऊदी अरब और चाइना की, ठीक है, तो वो भी तो आपको फ्री में नहीं दे रहे यार। बिल्कुल सही है भाई सऊदी अरब भी तो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है ना, चाइना भी ले रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। तो वो अगर आपके मुल्क में पैसा आपके स्टेट बैंक में रख रहे हैं तो वो तो उसका ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुफ्त में तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो लिहाजा अब सीज फायर करें आप आपस में बैठ जाएं, इलेक्शन बेशक 6 महीने में करें या साल में करें, वो भी तय कर लें, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें कि पाकिस्तान का ये जो 24-25 करोड़ आदमी है, इसने किस तरह रहना है। ठीक है। आप अपने नौजवानों को चेक तो करें यूनिवर्सिटियों में जाके कि कौन है जो पाकिस्तान में रहना चाहता है। मतलब इतनी मायूसी फैलाई हुई है आप लोगों ने। तो इसका क्या है कि आप रियल जो आपकी डिजीज है आपको पता भी है, लेकिन आपके अंदर एक खौफ है। क्यों? ये खौफ नाकामी का खौफ है। लेकिन मीर साहब सवाल ये है ना कि ये तो बड़ी एक तवील बहस हो जाएगी, बल्कि मैं सवाल अभी आपके आगे रखता हूँ कि ये सोच कब बेदार होगी कि ये इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। और अब तो मेरे ख्याल में इतनी बारियां लग चुकी हैं, इसमें तो बड़े नंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में 70 की जो अवाखिर थे उससे लेकर आज तक मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग तो अच्छा, इसमें यासर माजरत के साथ बाजवा साहब, जितने लोग सियासत में है ना, ये ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये सियासत के लायक ही नहीं है। ये तो ये भी कब्जा ग्रुप है, तो लिहाजा ये सोच इनमें तो नहीं आ सकती। ये तो पब्लिक इतना जो है ना, जितना पब्लिक इनके हवाले से बोल रही है। अब देखें इस वक्त मैं कहता हूं सबसे बड़ा जो चीज है, जो पब्लिक की वॉइस है, वो सोशल मीडिया बन गई है। आप भी प्रोग्राम करते हैं, आपका भी सोशल मीडिया पे प्रोग्राम जो है वो धड़ाधड़ सुना जाता है। यहाँ पे जितने लोग सुन ले, उसके बाद सोशल मीडिया का आप भी इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया से पब्लिक की वॉइस आ रही है कि पाकिस्तान में सियासत गलत हाथों में है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर रहा, इसलिए पाकिस्तान मुश्किलात में आता है। यहाँ पे बारियों वाली जो आपने बात की, ये खानदानी सियासत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये जब तक पब्लिक इतनी ताकत, ये वॉइस जो है ना पब्लिक की, यही ताकतवर होगी और हो रही है। आप देखें कितने लोग, अगर जो बंदा रातों रात गया है वो पब्लिक वॉइस से गया है, वो ऐसे नहीं जो चला गया उठ के, कोई इमरान खान की सिर्फ आवाज से नहीं उठ के गया, वो पब्लिक का जो प्रेशर है उससे गया है उठ के। बिल्कुल। उसके बाद गया। अब जो नए हमारे सिपा सलार बने हैं, अगर उन्होंने जो ऐलान किया है कि हम सियासत को अपने से पीछे करेंगे, इसका मतलब सियासत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, ये चीजें जो है ये हमारा एरिया नहीं है, हमारा एरिया जो है मुल्क की सिक्योरिटी है। उन्होंने कंट्रोल लाइन पे भी बैठ के जाके ये शो किया कि हम अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा कंसर्न करें। बिल्कुल। हमारे तर्जमान जो हैं वो सियासत पे गुफ्तगू नहीं बल्कि सिक्योरिटी पे बात करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो उन्होंने एरिया डिफाइन करना शुरू किया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो लिहाजा ये है अपनी एम्बिट में रहना। तो अगर ये सीन शुरू हो गया है, मैं समझता हूं, तो और भी हमें अच्छी खबरें मिल सकती हैं। और ये जो रियलाइजेशन है, मेरा ख्याल है असाक डार साहब को तो हो गई है। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा बाजवा साहब के खिदमत में एक सवाल रखना चाहूँगा। जैसे अभी मेरे साहब ने निशानदेही की कि ये सारी सूरत हाल है जिसका भी जायजा लिया गया, और अब लोग यही बात कुछ कर रहे हैं। कहने की बात ये कि ये जो अभी बात हुई है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जाएगा, कुछ जमातें यकीनन ऐसी हैं जो डायलॉग की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन ये जो ज़ेद आना की सियासत है, यकीनन दूसरी तरफ से अगर ये बात हो रही है तो हुकूमती नुमाइंदे, जैसे पहले ही कहा जाता था कि जो शख्स हुकूमत में होता है, ये उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो इनिशिएटिव ले और मामलात को हल की तरफ लेकर जाए, उसमें चाहे अपोजिशन से हाथ मिलाना हो, उनको टेबल पर लाना हो, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी कब पूरी करेंगे, ये ज़रा बताइए। यासिर साहब, सबसे पहले तो मैं जनरल बाजवा साहब का मशकूर हूँ, जो हमारे साबिक सिपा सलार थे, कि उन्होंने सियासत को फ़ौज से अलग किया।
हालांकि उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है कि मुझसे भी गलतियां हुई हैं। उन्होंने शुरू में बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ को जो इक़्तिदार जो मिला था वो भी ज़ाहिर है उन्होंने कई जगह पे ये तस्लीम किया है कि ये उन्हीं की वजह से उन्हें मिला था। और नंबर 2 बात ये है कि ये इससे जो मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल मैं भी मुज़ाकरात के दरवाजे किसने बंद किए? आप देखें 3.5 साल जो है इमरान खान साहब ने अपोजिशन जमातें जो उस वक्त की थी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या जो भी जमातें थी, वो उनसे कतन मुलाकात, मिलना, मुज़ाकरात करना, बातचीत करना वो गुनाह समझते थे और वो कहते थे कि मैं खुदकशी कर लूँगा, इक़्तिदार छोड़ दूँगा, सियासत छोड़ दूँगा। और एक वक्त आया कि उनकी यही ज़िद और अना, अगर उस वक़्त खान साहब मसालती किरदार अदा करते जब इनकी गवर्नमेंट संभल नहीं पा रही थी और अपोजिशन जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें जब एहतजाज कर रही थी महंगाई के ख़िलाफ़ और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो इन्हें चाहिए था मुज़ाकरात करते, लेकिन नहीं किए उन्होंने अपनी, जिससे उनको भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। मैं समझता हूँ अब भी खान साहब जो है तहरीक इंसाफ वो मुज़ाकरात भी करना चाहती है, मिन्नत तरले भी करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर भी ज़िद और अना का मामला इनका ख़त्म नहीं हो रहा। धमकियाँ भी दी जा रही हैं, हम ये कर देंगे, हम। अब देखिए लॉन्ग मार्च का क्या इन्होंने मजाक उड़वाया, क्या उसका हाल किया। तो देखिए 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती कि एक तरफ मैं किसी को धमकी भी दूं और एक तरफ मैं उनके साथ मुज़ाकरात भी करूं, उनके साथ बैठकर बातचीत भी करना चाहूं। तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए, अपने रवैयों पे, और बैठ करके अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हुकूमत भी इनसे बातचीत कर लेंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि खान साहब ने 3.5 साल अपने इक़्तिदार में किसी किस्म के किसी सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं किए और उनके तकब्बुर और गरूर की वजह से आखिर अल्लाह पाक ने उन्हें जो है अब मुज़ाकरात के साथ साथ मिन्नत तरलों के साथ मुज़ाकरात करते, और जब फिर भी अपोजिशन जमातों को इनकी वो बातें याद आती हैं तो फिर वो जो है ना धमकियों पर उतर आते हैं कि जी मैं मार्च तक जाऊंगा, मैं अप्रैल तक जाऊंगा, मैं फलाने तक जाऊंगा। अब मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात ही हमारे मुल्क का बेहतरीन हल है। बिल्कुल ठीक है, इसमें हमें अनापरस्ती से हटना चाहिए, ओके, हुकूमत को भी और अपोजिशन को। ठीक है जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं और ख़बरों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। इस वक्त हालात हज़रा पर बात हो रही है, इसके अलावा दीगर कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेकर वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए और उनसे बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। मीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बाजवा साहब ने तस्करा किया कि यकीनन डायलॉग होने चाहिए, सुनने में बड़ी अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन ये जो जमहूरियत की किताब हम पढ़ते हैं उसमें जो जमहूरी रवैये हैं वो देखने को नहीं मिलते। मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में ये सवाल कर रहा हूँ कि वो रिवायत हमारे यहाँ शायद नहीं है। जमहूरियत की बात सब करते हैं, लेकिन ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो माजरत के साथ जमहूरियत से आरी नज़र आती हैं, अभी किसी के मिजाज में शामिल नहीं है। अब वाक़तन अगर जमहूरी मुल्क रहना भी है और चलाना भी है तो ये रवैये कैसे कायम होंगे और कहाँ से आएंगे, ये फरमा दीजिए, क्योंकि अभी आप कुछ देर पहले आपने अर्ज़ किया कि ये मुमकिन नज़र नहीं आता। तो कैसे होगा फिर ये मामला? देखें, बात ये है कि देखें हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो माजी जुड़ा हुआ है वो दौरे ग़ुलामी जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब दौरे ग़ुलामी का जो एक मॉडल होता है, जो इन्वेडर होता है, वो कुछ लोगों के ऊपर हाथ रख के उनके ज़रिए गवर्नमेंट करता है। ठीक है। तो यही होता रहा यहाँ पे। अब वो ख़ानदान जो उन्होंने पाले, अंग्रेज़ों ने जिन ख़ानदानों को पाला, ज़मीनें दी बड़ी बड़ी, बड़ा बड़ा उनको नवाजा, ठीक है, उन्हीं को ही वो पॉलिटिकली उन्होंने एम्पावर किया, ठीक है। वो खानदानों के जो औलादे हैं वो अभी भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, सबके पास उसका रिकॉर्ड है, सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है। और आप देखें उनके मॉडल, जो उन खानदानों का जो मॉडल है कि वो अपनी जो टेरिटरी है वो किसी की डिस्ट्रिक्ट लेवल की है या तहसील लेवल की है
या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी। वो अपनी उसको बरकरार रखना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो उसको नहीं खत्म होने देना चाहते, उसको जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, बिल्कुल ठीक है, वहां पे ही वो पावर डेलीगेट नहीं करना चाहते। जी। उन्हें मर्जी के थानेदार चाहिए, मर्जी के बाकी सरकारी अफसरान चाहिए, मर्जी का एजुकेशन का स्टाफ भी चाहिए, कोई बंदा बात कर ले उसके तबादले दूर दूर करा देना। ये सारा क्या है जी। कि मुझे ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा मुझे सपोर्ट करे, जी। मेरे लिए ये काम करे, मेरा बंदा हो, बिल्कुल, मेरा बंदा हर जगह मेरा बंदा का जो है ना वो आवाज आती है। तो ये है, समझ लें, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ एक डिफरेंट किस्म का पाकिस्तान। ठीक है, इसको ब्रेक करेगी तो अवाम ही, लेकिन इसकी ब्रेक करने का सबसे पहला मॉडल जो है वो बल्दियाती निजाम है। अभी बाजवा साहब ने शुरू में फरमाया था ना, अवाम का मसला इलेक्शन नहीं है, अवाम का मसला पानी है, सफाई है, बुनियादी। तो भाई आप देखें सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं करवाए जा रहे, पंजाब में नहीं हो रहे, पंजाब में नहीं, हम पंजाब में हम सिंध में बैठे हैं ना, हम तो पहले सिंध की बात, सिंध में तो हो चुके हैं सर, 2 साल हुए, क्या हुए, वो क्या हुए, 2 साल हो गए इलेक्शन नहीं करवाए, ना उनको एम्पावर किया, बिल्कुल सही, ना उनको जो है कराची में क्यों नहीं हो रहे, कराची में सड़कें टूटी हुई हैं, कराची में पानी, हर बारिशों में बंदे मरते। यार कोई सोच सकता है कि कराची में बारिशें होती हैं और उसमें फिर बंदे मरते, तस्वीर नहीं किया, क्यों नहीं भाई कराची में इलेक्शन हो रहे? कराची के अवाम चाह रहे हैं कि कराची में इलेक्शन हो, और गवर्नमेंट बार बार लिख के भेज रही है हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। क्यों? हमारे पास नफरी नहीं है। नफरी किधर है? इस्लामाबाद गई है मार्च रोकने की। भाई आपका काम नहीं है मार्च रोकना जी, मार्च होने दें, जमहूरी हक है ना, तो होने दें फिर। तो बस आपने नफरी उधर भेजी हुई है, इधर नहीं हो रहे, तो लिहाजा क्या है कि हम जो है, जो लोग पावर में है ना, जो लोग पावर में है, जो खानदान पावर में है, वो पावर निचले तबके को शिफ्ट नहीं करना चाहते, और इसके लिए जरूरी है कि जो पब्लिक वॉइस है वो जितनी स्ट्रांग होती जाएगी, जैसे हम बात कर रहे हैं और बेताशा लोग बात कर रहे हैं, ये प्रेशर जितना सोसाइटी का प्रेशर है वो बढ़ रहा है, सोसाइटी का प्रेशर बढ़ेगा तो उसके बाद ही इस तरह की चीज होगी। लेकिन एक चीज और है, कई जगहों पे हम लोग भी गलत हैं। क्या है कि जो छोटे छोटे नर्सरियां होती हैं, ट्रेड एसोसिएशन है, आर्ट्स काउंसिल की भी एक मिसाल है कराची, मैं आ रहा हूँ उसी तरह। ठीक है, अब ये देखें, ये वो है जहाँ पे जमहूरियत पलती है, नर्सरीज है, जमहूरी रवैये की आपने जिक्र किया, तो जमहूरी रवैये यहाँ पे बनते हैं, लोगों का मिजाज बनता है, तलबा यूनियन, मजदूर यूनियन, ये सब ये हमने खत्म कर दिया। बिल्कुल, ये इसके ऊपर भी हमने अपनी छाप लगाई हुई है, इसके अंदर भी हम इस तरह ये खानदान या ये पार्टियां या ये सोच इतनी कार फरमा हुई है कि उन लोगों को, उस जगहों को भी कैप्चर किया हुआ है ताकि वो चीज जो है वो डेवलप ही ना हो, वहां पे भी हमारा बंदा बैठा हो, वहां पे भी हमारा बंदा बैठा हो। क्यों? क्योंकि अगर ये कोई और लोग आएंगे और मेरिट पे लोग आएंगे तो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो असूल की बात करेंगे। भाई आपकी बात असूल की होगी तो मान लेंगे, अगर बेअसूली होगी तो नहीं मानेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम जो मुंह से बोले उसको मानना चाहिए। तो ये रवैया जो है ये 2-3 जगहों से आता है, जो पावर कॉरिडोर है वहां से भी आता है, जो होता है ना कि वो कहते हैं कि हम इतना एम्पावर नहीं होने देंगे ताकि वो जो है कि लोग फिर जो है वो अपने फैसले आप करना शुरू करें। इसीलिए आप देखें जो पाकिस्तान की ओवरऑल बात है ना, पाकिस्तान को वर्ल्ड जो है एस्टेब्लिशमेंट, वो इसको एम्पावर नहीं होने देती कि अगर ये मुआशी तौर पर सही हो गया तो इसकी सियासी ताकत भी हो जाएगी। इसके जिम्मेदार हम भी हैं, एक इकाई के पीछे, एक ताकतवर आदमी के पीछे जो ताकत का मंबा होता है उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं, उसका तबाह करते हैं। ये छोटी जगहों से मुराद ये कि जो नर्सरीज जिसका भी आपने तस्करा कर दिया है, यहाँ पे भी मुझे यही कुछ देखने को मिलता है, और मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ पर निस्बतन तादाद यकीनन ज्यादा नहीं होगी, लेकिन पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। लेकिन अगर वो इन सब का शिकार रहेंगे और जमूद का शिकार हो जाएंगे तो फिर आगे कैसे परवरिश होगी? अब मैं मिसाल उर्दू की देता हूँ। मेरे तो खुशकिस्मती के उस्ताद मेरे आप में, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन जिनको नहीं ये मौका मैसर हुआ वो इंस्टीट्यूशंस जाएंगे, वो ऐसी जगहों पर जाएंगे कि जहाँ से कुछ सीखने का मौका मिले। लेकिन वहाँ पर भी अगर सिर्फ ये सब कुछ चलता रहा जो कुछ हो रहा है तो फिर मैं कहां से सीखूंगा? मेरे लिए तो जरिया एक ही है ना। अच्छा यासर, इसमें सबसे अहम बात इस वक्त जो आज के दौर में हो रही है ना, वो मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो रही है। वाह, बहुत खूब। और जो वेल ऑफ लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स में भी वेल ऑफ है ना, बड़े बड़े नाम हैं जिनके पास पैसा है, उनके वसाइल बहुत ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, वो डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। चलो मैं कहता हूं एक बंदा मुआशी मसाइल का शिकार हो,
बेरोजगार हो, उसको कई तरह के दुनियादारी के मामलात हों, वो थोड़ी सी अगर 19-20 उससे गलती हो जाए, ठीक है, या वो कंप्रोमाइज कर ले, समझ में आती है बात, समझ में आती है, या हम उसे बेल आउट कर सकते हैं, ठीक है, एनआरओ, उसे एनआरओ दिया जा सकता है, उसको एनआरओ दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूं कि वो लोग जो वेल ऑफ हैं, जिनका अपना नाम भी इतना बड़ा है, लोग उनको लेजेंड बोलते हैं, ठीक है, और फिर उनकी जेबें भी भरी हुई हैं, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर, वो सही को सही और गलत को गलत कहने में घबरा रहे हैं, लालच के तहत घबरा रहे हैं, या खौफ से घबरा रहे हैं, या जो भी मर्जी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या नीचे जो उसका रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, रिजल्ट जो ग्रैंड टोटल आ रहा है वो यही आ रहा है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। अच्छा, उनके कहे हुए अल्फाज उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो गए हैं। ये कोई जमानों की बात नहीं है, अब तो पुरानी चीजें भी हम निकाल लेते हैं, 92-93 की भी तो आज के दौर में तो कोई चीज छुपी हुई नहीं रह सकती, ठीक है। अगर एक हॉल में 100 बंदा बैठा है तो उसमें 80 बंदे स्मार्टफोन लेके बैठे हुए हैं जो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरे भी लगे हुए, तो उनकी हर जुमला रिकॉर्ड हो रहा है, और वो वापस बाउंस होके, अगर गलत बोला है तो वो बाउंस हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। तो लिहाजा ये देखना चाहिए उन लोगों को कि हमारा कहा हुआ लफ्ज जो है, या हमारा रवैया, हमारे अंदाज, ये जो है ये नहीं कि ओझल हैं, और ये आपकी अकाउंटेबिलिटी में आपके शामिल हो जाएंगे जी। तो लिहाजा ये चीज मेरा ख्याल है कि जिनको लोग रोल मॉडल समझते हैं उनको अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए, और ये मामला ऐसा है कि इसके ऊपर एक बड़ा तफसील से प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, बल्कि बहुत जल्द इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि जो सारी बात की गई है, ये खास मैसेज है किसी के लिए, वो यकीनन उन तक पहुँच चुका है। लेकिन खुलकर ज़रा इसके बारे में बात करेंगे। आखिरी चंद लम्हात हैं, मैं ज़रा बाजवा साहब की तरफ वापस आता हूँ। ज़रा इंतखाबात की निशानदही मीर साहब ने की है। मीर साहब ने कहा कि जो बुनियादी चीज़ है, जो बेसिक्स हैं, उसको तो यकसर नज़रअंदाज किया जाता है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ये क्यों ऐसा है कि जब भी तारीख लिखी जाएगी ये बात हमेशा सबसे ऊपर होगी, सर फहरिस्त होगी कि सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के फैसले के बाद ये जमहूरी हुकूमतें मजबूर होती हैं इंतखाबात कराने पे। कभी इसको बदल के तो देखें। यासिर भाई देखें, सिंध जो है वो मेरा ख्याल 30 से ज़्यादा अजला पर मुश्तमिल है, और 27-28 अजला में इलेक्शन हो चुके हैं, और तमाम इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। रहा कराची और हैदराबाद, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना हमें कोई खौफ है, ना कोई हारने का खौफ है, ना किसी के जीतने का हमें डर है। बात यह है कि आप देखेंगे पहले कितना बड़ा इस सूबे में हमारा सबसे ज़्यादा जो सैलाबों की नज़र हुआ है वो सूबा सिंध हुआ है, और सैलाब मुतासरीन को संभालना था। जब अभी तक वो मुतासरीन कराची में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कैंप्स में भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पर वो मौजूद हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में है। दूसरी बात यह है कि आप देखें, इससे पहले आगे खान साहब ने जो इस साल पूरा जो है वो जो इन इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की धमकियां दे के, जाहिर है अगर वफाक चारों सूबों से इंतज़ामिया तलब करता है तो सूबे देने के पाबंद हैं उसे। तो एक ये भी मसला है। ये तहरीक इंसाफ या दीगर जमात जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें वो ये प्रोपोगंडा करते हैं शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोकल बॉडी इलेक्शन से इन दो अजला से, हैदराबाद कराची से ही, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह बहुत बेहतर इलेक्शन। अभी तो कौमी हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी डेट दी हुई है। इंशाल्लाह अगर उस पर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम बेहतरीन कामयाबी हासिल करें कि हम तो अब कराची का मेयर लाने की पोजीशन में है। अब जिसकी मिसाल आप देखें कि मलिर टाउन है, गडाब टाउन है, साइड टाउन है, किमाड़ी टाउन, आधे टाउन तो अभी से हमारे हैं। रहे जो अंदरूनी शहर के टाउन्स हैं उनमें भी बेहतरीन रिजल्ट देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इंशाल्लाह इलेक्शन से बिल्कुल नहीं भाग रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब लेकिन ये है कि ये इन जो दो मेजर मामलात में ये डिले हुए हैं, इस पर जो शक की नज़र से ना देखा जाए, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल तैयारियां अरूज पर हैं। ठीक है, आखिरी जुमला मीर साहब, ये तो ये इंदिया दे रहे हैं कि हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, और यकीनन इन्होंने कहा कि बाकी मानदा जो अजलाएँ हैं उसमें कामयाबी इनको मिली है, दीगर जमातें शायद मुकाबला नहीं कर सकी, कैंडिडेट नहीं था, ये सूरत हाल लेकिन मुख्तलिफ है
लेकिन ये अब ये सियासत का एक मरकज़ पंजाब के अंदर एक लाहौर बन गया है और दूसरा एक सिंध के अंदर कराची है। क्या आपके ख्याल में वाक़तन ऐसा है कि ये जैसे उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से ताख़ीर हुई है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा राय दें। कराची और हैदराबाद में तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी, ठीक है, बारिशें सारा दबाव यहाँ आ गया, बारिशें हुई और दबाव भी जितना आया वो भी हमें पता है और जितने पैसे खर्च किए हैं वो भी हमें पता है। और आप अंदाज़ा लगाएं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यूएनओ की एम्बेसडर एंजेलिना जूली साहबा वो पाकिस्तान आई जी जी, उन्होंने सिंध की या पाकिस्तान की किसी बड़ी सियासी शख्सियत से मिलना भी गवारा नहीं किया। क्यों? उसने जो उसका शेड्यूल था मैंने तो उस पर लिखा और फिर वो कैसे वो मिल के उन लोगों तक, जिस गांव में वो गई हैं उसमें तो वहाँ का एमपी और एमएनए भी नहीं गया जी, जहाँ पे वो गई है जी, कश्ती में बैठ के गई। ठीक है, मुझे बताएं कौन से सियासी रहनुमा हैं यहाँ पे? सियासी रहनुमा जिस शहर में गए हैं आगे से मुतासरीन ने उनको गालियां दी हैं और वो अपनी गाड़ियां वापस लेकर आए और वो जो है वो कश्ती, उसने कहा नहीं मैंने उस घर तक भी जाना है जिसके फैमिली छत पे पना लिए हुए जी, ठीक है। तो ये क्या है कि आप ट्रस्ट खो चुके हैं, आपका ट्रस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। और जो लोग जा रहे थे यहाँ से कराची से ट्रक लेके, मैं जाती तौर पर उन लोगों को चांदे को जानता हूं जिन्होंने आके रिपोर्ट की कि हमारे ट्रक वो लोग लूट रहे हैं, मुतासरीन नहीं लूट रहे, डाकू लूट रहे हैं जी। वो डाकू कौन है? वो किनके लोग हैं? फिर कई वडेरों के लोगों ने कहा जी पैसे और ये सामान हमें दें, हम करेंगे जो करना है। ये सिंध में भी हुआ, बलूचिस्तान में भी हुआ। तो ये माइंड सेट जो है, ये हमें जो रिजल्ट्स आए हैं उससे मेरा ख्याल है कि हमें सामने आई है चीज कि आप एक जो नुमाइंदे बनते हैं अवाम के, सो कॉल्ड नुमाइंदे, वो हकीकी नुमाइंदे नहीं है। वो अपनी, वही जो मैंने शुरू में बात की, वो अपनी रियासत बनाना चाहते हैं। सामान भी आ रहा है ना, एनजीओ जो चला रहे हैं यहाँ कराची से जो सामान लेके जा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, उनके वीडियो क्लिप्स और ऑडियो क्लिप्स जो हैं वो आम हुए कि उन्हें सियासी लोगों ने कहा कि ये आप हमारे नाम से कह के तकसीम करें। उन्हें कहा भाई हमारे डोनर्स हैं, उनको हमने जवाब देना है, उनको बताना है कि आपका सामान कहाँ दिया है, आपके नाम पे नहीं बेच सकते, दे सकते यहाँ पे किसी को। तो ये तो सूरत हाल जो थी ना वो थी वहां पे। लेकिन ये इलेक्शन का जो था यहाँ पे कराची और हैदराबाद में, इसकी बिल्कुल कतन वजह ना बारिशें थी ना ही ये सैलाब था। ये खौफ ही है कि भाई आपको यहाँ पे वोट ही नहीं है। मुझे आप बताएं, पीपल्स पार्टी माशाल्लाह 50 साल से पार्टी है, 50 साल की पार्टी, 1973 से 55 साल, 55 हो गए ना, 50 ऊपर ही हो गए ना। चलो अच्छा हुआ 5 साल बढ़ाए आपने। अभी जितने वजीर आला सिंध बने हैं उनमें से कोई एक भी कराची से जीता कभी? इसका मतलब है आप वहां से आके यहाँ हुकूमत करते हैं। नहीं, ये सिंध का हिस्सा है, सिंध का हिस्सा है, लेकिन इस कराची कोई और कंट्री तो नहीं है, कराची सिंध है। कराची की भी तो एक अपनी हैसियत भी तो है, बिल्कुल है, बड़ा शहर है, एक अपनी हैसियत है। अब ये ना कहें कि बस ये एक, अब देखें पूरे सिंध और कराची को अलग नहीं किया जा सकता। अलग थे, वो तो जमा कर दिया ना 1970 में, थे अलग ही। आप हिस्ट्री पढ़े ना, 1970 में जब 1 यूनिट फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड, उस वक्त जो है ना उसको इसको साथ जोड़ा गया। दुरुस्त है ये बात। लेकिन ये बात है कि भाई 95% आप सूबे का रेवेन्यू यहां से लेते हैं, लेकिन उसको वापस क्या देते हैं? फिर उसके बाद कंट्री जो है वो 60-70% यहां से लेता है, उसको वापस क्या देता है? आप देखें, कभी दुनिया में आप इंडस्ट्रियल स्टेट्स देखी हैं, ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो पैसे देती है डायरेक्टली, इस तरह मैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स जाने के लिए 10 दफा सोचता हूँ यार, नहीं कभी नहीं जा सकते आप, कभी नहीं जा सकते यार, इतनी मट्टी होगी, धूल होगी जी। भाई इंडस्ट्रियल स्टेट आपको, वो तो आपकी दूध देने वाली गाय है, वो तो हर फैक्ट्री से आपको टैक्स मिल रहा है जी। लेकिन आप सड़क भी नहीं बना रहे। मीर साहब, अगर कराची को सिंध ये खाने पीने की एशिया जो हमारी जिसे ना दे तो कराची में क्या है? कराची को ही सिंध पाल रहा है, ठीक है, यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ पे ये बड़े शहरों में होता है। अगर अनाज सारा ना आए अंदरूनी सिंध से तो ये कराची में तो एक समंदर के अलावा क्या रह जाएगा? ठीक है, ये कराची रेवेन्यू देने वाला शहर है, कराची हमारा बड़ा ऐसे कह रहे हैं कि ये तो बात उन्होंने वहां पे काम बेचना है और काम बेचना है,
शहर जहाँ मार्केट होती है, जहाँ मार्केट होती है वहीं आना होता है। 3 करोड़ सिंध की आबादी नहीं है भाई। मेरे देखेगा बाकी जो मार्केट होती है वहां आती है, और ये तो वो शहर है जो पूरी दुनिया से सामान आता है भाई, एक जगह से नहीं आता। और इस शहर में भी दूध तो इस शहर का खुद ही पैदा करता है ना, ये दूध ये शहर ही पैदा करता है। मुझे एक ही चीज बताएं बाजवा साहब, जो पानी यहाँ पे फरोख्त होता है, ये पानी दुनिया में इस तरह महंगा कौन फरोख्त करता है? हुकूमत पानी बेच रही है, 2 नंबर तरीके से पानी बिक रहा है, आपकी लाइन में नहीं आ रहा, टैंकर से मिल रहा है। तो पानी नहीं बेच अरे भाई वाटर बोर्ड किसका है? नहीं, वाटर बोर्ड पे हाइड्रेंट किसके हैं? हाइड्रेंट्स के ऊपर ठेके किसने दिए हुए? कितना सस्ता पानी है। सस्ता। अच्छा मुझे आप बताएं, आप 13,000 का टैंकर जो है आप भी लेते हैं ना? जी लेते हैं कि आपको फ्री वाला मिलता होगा? आपको फ्री वाला मिलता होगा ना, हुकूमत के आदमी है ना, इनको फ्री वाला मिलता होगा। मैं आपको इनको एक चीज बताता हूँ, अगर कोई डीएचए के लोग पानी ले रहे हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों अफोर्ड कर सकते हैं? डीएचए वहां पे दरख्तों पे पानी नोट लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं 2008 तक, मैं 2001 से ले 2008 तक मैं 375 रुपए का जो टैंकर लेता था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, वही अगले दिन 1200 का हुआ। वही टैंकर आज 7,000 का है। साहब देखिए, महंगाई तो हर जगह हुई है। महंगाई हर जगह नहीं, ये 2 नंबरी है, ये फ्रॉड है। ये इसके अंदर पता क्या है? ये पानी माफिया है। नहीं इनके देखें, नहीं ऐसा क्यों ना कहूँ, मैं मुतासरा हूँ। ये वाटर माफिया, कराची की 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ आबादी को वाटर बोर्ड क्या करे? वाटर बोर्ड कहाँ तक? बाजवा साहब मुझे टैंकर से तो मिलता है ना, वो कहाँ से आता है? टैंकर तो कमर्शियल से साफ होके तो नहीं आता। नहीं कमर्शियल। ये वाटर माफिया है। वाटर बोर्ड आपकी पार्टी के लोग पानी से पैसा कमाते हैं, पानी से पैसा कमाते हैं, पानी से पैसा कमाते हैं। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया जी दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का कि प्रोग्राम में वक्त दिया। बड़ा मौजू और ये आखिर में जो मसला है ये बड़ा हसास है, शहर कराची के लोगों का एक बड़ा देरीना मसला है। पीपल्स पार्टी वो मजलूम पार्टी है, इस पर जो पानी बेच के गुजारा कर जो पानी के टैंकर बेचती है और इनके घर में रोटी पकती है। चले जी, बहुत शुक्रिया जी रज़ाक बाजवा साहब, मुबश्शिर मीर साहब, दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का यहाँ पे सुबह के वक्त जो है वो गुफ्तगू हुई है, अवामी मसाइल हैं जी। और ये जैसे मैंने कहा कि जो मसला है ये बड़ा देरीना मसला है और बड़ी देर से इस हवाले से बात हो रही है। यकीनन बहुत सारे पैगाम इस हवाले से मौसूल हो रहे हैं, लेकिन ये सेगमेंट जो है अपने इख्तिताम को पहुँचता है। दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक वक्फा है। वापस आएंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।